So, hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. Right. So दोस्तों हमारा जो मिशन है that is getting 70 plus in audit and law. हमारा जो मिशन है that is to bring revolution in the field of audit and law and to make audit and law the most scoring subject. उसी विजन के अंदर एक नया स्टेप हमने ऐड किया है. सबसे पहले हमने वॉइस क्लिप्स का इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि वॉइस क्लिप की मदद से आप पूरा सिलेबस क्या कर सकते हो, 6 से 8 घंटे में रिवाइज कर सकते हो. देन क्लासेस का इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि कम ड्यूरेशन की क्लासेस हो, मैक्सिमम आउटपुट हो. देन उसके बाद रिविजनरी वीडियोस लॉन्च करे थे. प्रेजेंटेशन एंड इंटरलिंकिंग, इन दो एरियाज पे बहुत ज़्यादा काम किया था. अब एक नया इनिशिएटिव मैंने लिया है दैट इज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको अगर ऐसे के नेम्स, नंबर्स, राइट, कंपनी ऑडिट के सेक्शन नंबर्स, कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर्स, अगर ये सब कुछ एकदम फिंगर टिप्स में रट जाए, रैदर सेक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस भी याद हो जाए, तो कहीं ना कहीं अगेन ऑडिट लॉ में कुछ मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे, वो एक बूस्टअप मिल जाएगा. ठीक है. सो उसी मिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं कोशिश करने वाला हूं अपनी तरफ से कि स्टैंडर्ड्स के जितने भी नाम नंबर है हमें याद हो जाए, हम जिंदगी में कभी उसे भूल ना पाएं. तो वो कोशिश होगी एक मेरी तरफ से. देखते हैं कितना कामयाब होते हैं, आप लोग डिसाइड करेंगे. तो इस वीडियो के बाद आप लोग बताना, आप लोग कमेंट करना कि कितने कामयाब हुए हम इस मिशन के अंदर, कितने याद हो गए स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर. कुछ होमवर्क दूंगा आपको. अगेन वो होमवर्क भी क्या करना पड़ेगा सर, आपको डेडिकेशन के साथ फॉलो करना पड़ेगा. एंड उम्मीद है मुझे, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में, कि अगर आप ये सेशन लास्ट तक अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ जो मैं होमवर्क दूंगा उसको अच्छे से करेंगे, तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर आपको फिंगर टिप्स में याद हो जाएगा. ये जो वीडियो है सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर किसी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. राइट, बिकॉज स्टैंडर्ड्स जो है सीए इंटर में भी है, सीए फाइनल में भी है. सो लेट अस ट्राई टू लर्न एंड रिमेंबर द ऐसे नेम्स एंड नंबर्स, और एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड का, हम प्रॉपर ऐसे नंबर और ऐसे नेम के साथ एग्जाम के अंदर लिख के आए. और कोशिश करेंगे कि एफर्टलेसली स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर याद हो जाए विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग मच ऑफ द एफर्ट्स. तो कोशिश रहेगा हमारा. अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है, अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया है, अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया है, तो यार वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में यार ज़्यादा कंजूसी मत करना. आपके जो लाइक्स हैं वो अगेन हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें. तो प्लीज़ लाइक द वीडियो नाउ इटसेल्फ एंड शेयर द वीडियो विथ मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स. एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बाय क्लिकिंग द बेल आइकन. अब देखना, स्टैंडर्ड्स के नेम्स एंड नंबर्स याद करने के लिए मैंने यहाँ 3 टेक्निक यूज करा है. यार सबसे पहले यार अपने फोन वगैरह सब साइड कर दो. चलो प्लीज अपना फोन साइड कर दो यार. आई डोंट नीड एनी डिस्ट्रैक्शन. 100% फोकस है ना. छोटा सा सेशन है, 100% फोकस होना चाहिए सिर्फ सेशन की तरफ. ठीक है ना. मेरे साथ रिपीट करनी है चीजें. फोन वगैरह साइड कर देना है, किसी से बात नहीं करना, और 100% फोकस के साथ देखना है मेरे साथ. ठीक है. तो देखना यार, स्टैंडर्ड्स के नेम्स एंड नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमने इसको याद करने के लिए ना यहाँ पे 3 टेक्निक्स कंबाइन करा है. वी हैव कंबाइंड 3 टेक्निक्स. एक हमने यूज करा है डिवाइड एंड रूल टेक्निक. डिवाइड एंड रूल टेक्निक बहुत कमाल की चीज होती है. बड़े से बड़े चैप्टर के अंदर अगर आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना दें और छोटे ग्रुप्स में काम करें तो चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है. ठीक है. तो डिवाइड एंड रूल टेक्निक बड़े काम का है. फॉर एग्जांपल 35 स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर आपको याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार. 35 स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर को याद करने का सोचे क्यों रहे हो. मेरे को याद ही नहीं करना 35 स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर एक बार के लिए. मैं अगर छोटे छोटे ग्रुप्स बना दूं जो आपस में मिलते जुलते हैं, और अगर उन छोटे ग्रुप्स में फोकस करूं, और अगर मेरे को वहां 7-8 स्टैंडर्ड्स भी याद हो जाए बहुत आसानी से, तो मेरा वो जो स्टैंडर्ड्स में 35 में से 8 का नंबरिंग कम हो गया, अब 27 स्टैंडर्ड्स बच गया ना खाली याद करने के लिए. तो राइट, ये जो डिवाइड एंड रूल का टेक्निक है ये बड़ा कमाल का है. कंपनी लॉ के अंदर भी हम लोग इसे यूज करते हैं, ऑडिट में भी हम लोग इसे यूज करते हैं. दैट जहां भी कोई चीज बल्कि लगे तो वहां डिवाइड एंड रूल का टेक्निक लगा दो. अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का टेक्निक यूज करके पूरे इंडिया जैसे देश में राज किया था, तो क्या हम ऑडिट एंड लॉ जैसे सब्जेक्ट में राज नहीं कर सकते हैं. उसके बाद हम यूज करेंगे स्टोरी टेक्निक. ठीक है. देखो यार, मेमोरी के ना 2 टेक्निक्स होते हैं. एक होता है निमोनिक्स फ्रेम करना, एक होता है मेमोरी टेक्निक्स, एक होता है स्टोरी बेस्ड टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. तो नॉर्मली हम लोग दोनों टेक्निक्स यूज करते हैं, मेमोरी टेक्निक्स दैट इज द निमोनिक टेक्निक्स, एंड साथ ही साथ स्टोरी बेस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. लेकिन मेरा जो पर्सनल विश्वास है वो स्टोरीज में ज्यादा है, बिकॉज निमोनिक में फिर आपको याद रखना पड़ता है एक कोड, और स्टोरी में क्या होता है कि अगर आपने एक बार स्टोरी विजुअलाइज कर लिया तो उस स्टोरी के थ्रू ना बहुत लंबी लंबी चीजें याद हो जाती हैं एक बार में, बहुत लंबी लंबी चीजें.
क्योंकि स्टोरी याद रखना अपने लिए ज्यादा आसान होता है, एक मूवी का स्क्रिप्ट अपने लिए याद रखना ज्यादा आसान होता है। अगर मैं आपसे मूवी का पूछूं कि यार तुमने ये मूवी देखा था, बताओ क्या क्या हुआ, तो आप एकदम से बता दोगे मूवी में सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद एक्टर ने ये किया, उसके बाद एक्ट्रेस ने ये किया, फिर इस तरीके से विलन की एंट्री होती है, फिर इस तरीके से प्यार होता है, फिर उस तरीके से वो थर्ड पर्सन आ जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो आप एकदम सिक्वेंस में बता दोगे, है ना। जबकि 3 घंटे आपको पढ़ाई में बोल दूं पढ़ने के लिए, तो आप सीक्वेंस में नहीं बता पाओगे, पहले ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था। तो अगर एक मूवी से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो यार उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्टोरी टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मेरा मतलब ये नहीं है कि सीए छोड़ के प्यार मोहब्बत करने लग जाना। मैं तो ये कहता हूं यार कि अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो अभी फिलहाल आपकी गर्लफ्रेंड क्या होनी चाहिए, सिर्फ सीए डिग्री होनी चाहिए। बट प्यार मोहब्बत की स्टोरीज को यूज करके कोशिश करेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर याद हो जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिपीटेशन। मैं चाहे कोई भी दुनिया का स्टोरी ले आऊं, कोई भी डिवाइड एंड रूल टेक्निक यूज कर लूं, कोई भी निमोनिक बेस्ड टेक्निक यूज कर लूं, जब तक रिपीटेशन नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो तीसरा टेक्निक है रिपीटेशन टेक्निक, जहां पे हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के अंदर मेरा पहला वीडियो देखा था जहां पे मैंने आपको कंपनी ऑडिट के सेक्शंस एंड सब सेक्शन नंबर्स याद कराए थे, तो आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से रिपीट किया था चीजों को, किस तरीके से बच्चा बनकर चीजों को रिपीट किया था, और किस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि आपने एक बच्चा बनकर चीजें रिपीट करनी है। तो उसी तरीके से क्या करना है सर, आपने रिपीटेशन टेक्निक यूज करना है। एंड यूजिंग दिस 3 टेक्निक्स आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक यू लर्न द ऐसे नेम्स एंड नंबर्स। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू मैं ऐसे के नेम्स एंड नंबर्स आपको याद करा सकता हूं, बट मैं सारी टेक्निक्स एक साथ यूज करूंगा। तुम्हारे ऊपर है, तुमको जिस टेक्निक से याद हो जाए तुम उस टेक्निक से याद कर लेना, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। एक रिक्वेस्ट है यार, ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर ही दिया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देख के जो होमवर्क मैंने दिया है उसको फॉलो करके आप एक जजमेंट फॉर्म करिएगा कि मेरे को स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर याद हुआ है कि नहीं। डेफिनेटली याद होगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल टेक्निक की। देखो यार स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं, ऐसे 200 से कहानी स्टार्ट होती है, ऐसे 700 की सीरीज में जाके खत्म होती है। अब आईसीआई ने आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम कर दिया है, वरना पहले तो ऐसे 800 सीरीज भी था, देन एसएईज भी थे, एसआरईज भी था, सब कुछ था। लेकिन अब आईसीआई ने थोड़ा सा वर्कलोड कम कर दिया है और सिर्फ हमारे पास ऐसे 700 तक है। तो ऐसे 200 से लेके कहानी स्टार्ट होती है और 700 सीरीज तक चलती है। कितने सारे स्टैंडर्ड्स हैं आप ऐसे 200 सीरीज के अंदर अगर देखेंगे तो ऐसे 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 299। आप 300 की सीरीज में देख लीजिए तो ऐसे 300, 315, 320, 330। 400 की सीरीज में देख लीजिए तो 402, 450। 500 की सीरीज में देख लीजिए तो 501, 505, 510, 520, 530, देन 540 से 580 सीक्वेंस में चलता है। ऐसे 600 की सीरीज में देख लीजिए तो ऐसे 600, 610, 620 एंड 700 की सीरीज में देख लीजिए तो ऐसे 700, 701, 705, 706, 710, 720। तो कितने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, कितने सारे स्टैंडर्ड्स हैं। और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में खिचड़ी बन जाता है कि इतने सारे स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर कैसे याद रखें। तो मैंने क्या बोला आपको, किसने बोला है इतने सारे स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर याद रखने का। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, सिर्फ अभी ग्रुप्स में फोकस करेंगे। देखना बहुत इजी लगेगा आपको, सिर्फ ग्रुप में फोकस करेंगे। ये 35 स्टैंडर्ड्स के पीछे हमें नहीं भागना, हमें सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप्स में भागना है, ग्रुप्स के पीछे भागना है और देखना कितने आसानी से चीजें याद होती हैं। जैसा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल, तो यहाँ पे एक जो कैटेगरी मैंने बना दिया, ये बना दिया कम्युनिकेशन टू दोस्त टास्क विद गवर्नेंस। क्या बना दिया, कम्युनिकेशन टू दोस्त टास्क विद गवर्नेंस। दूसरा एक ग्रुप मैंने बना दिया यूजिंग सादर वर्क। तीसरा ग्रुप बना दिया मैंने प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। चौथा ग्रुप बना दिया ऐसे 400, क्योंकि सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड्स है 400 की सीरीज में। एक ग्रुप बना दिया मैंने ऑडिट रिपोर्ट। एक ग्रुप और बना सकता हूं मैं चाहूं तो, दैट इज ऑडिट एविडेंस का ग्रुप। बना ही देता हूं ऑडिट एविडेंस का ग्रुप। अभी याद नहीं हो रहा ना यार, टेंशन मत लेना, मैंने अलग अलग टेक्निक यूज की है। डिवाइड एंड रूल टेक्निक से अगर 50% चीजें भी याद हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगला हमारा सबसे बढ़िया टेक्निक स्टोरी टेक्निक आने वाला है, ठीक है। तो डिवाइड एंड रूल टेक्निक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन टू दोस्त टास्क विद गवर्नेंस, तो सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स ऐसे 260 एंड 265। ऐसे 260 के अंदर बोला हुआ है कम्युनिकेशन टू दोस्त टास्क विद गवर्नेंस, एंड ऐसे 265 के अंदर बोला हुआ है कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दोस्त टास्क विद गवर्नेंस। तो ऐसे 260 के अंदर अगर आप क्लासेस भी याद करें तो क्लासेस के अंदर हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि ऑडिटर को ना आईएफआरएस कम्युनिकेट करना पड़ता है दोस्त टास्क विद गवर्नेंस को। क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है, ऑडिटर को आईएफआरएस कम्युनिकेट करना पड़ता है दोस्त टास्क विद गवर्नेंस को। दैट इज आई फॉर इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करना पड़ता है कि उसके इंडिपेंडेंस में कोई थ्रेट तो नहीं है। एफ से फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करनी पड़ती है, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस फॉर स्कोप।
है ना। और ऐसे 265 के अंदर कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी है तो उसके बारे में ऑडिटर को दो स्टार्स विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो देखो यार, सिर्फ दो ही स्टैंडर्ड्स हैं अभी के लिए, हमारा फोकस सिर्फ दो स्टैंडर्ड्स में है, सिर्फ ये दो स्टैंडर्ड्स के नेम नंबर याद होने चाहिए और कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, दो ही स्टैंडर्ड तो है, ऐसे 260 कम्युनिकेटिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, एंड ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग, सब लोग साथ में रिपीट करेंगे, चलो ठीक है। ऐसे 260 कम्युनिकेटिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस। अब आंख बंद करके रिपीट करना है, आंख बंद करके रिपीट करना है सर, कम से कम 11 बार रिपीट करना है, ठीक है। तो ऐसे 260 कम्युनिकेटिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, ऐसे 260 कम्युनिकेटिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, 260 कम्युनिकेटिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, 260 कम्युनिकेटिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, 265 कम्युनिकेटिंग deficiencies in internal control system to those stars with governance, 260 communicating to those stars with governance, 265 communicating deficiencies in internal control system to those stars with governance। अब वीडियो पॉज करके आगे आप कंप्लीट कर सकते हो अपना वो 11 नंबर। उसके बाद जो अगला कैटेगरी आता है यूजिंग अदर वर्क, ये वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं जहां पे अपन किसी और का काम यूज करते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर 5 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, 5 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जहां पे किसी और के काम का रेफरेंस आता है। एक है ऐसे 299 दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद जो 3 प्राइमा फेसी स्टैंडर्ड्स हैं दैट इज ऐसे 600, 610, 620, एकदम फ्लो में आता है 600, 610, 620। 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, मैं दूसरे ऑडिटर्स का काम यूज कर रहा हूं, है ना, दैट इज प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के काम यूज कर रहा है। ऐसे 610 दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, जहां पे इंटरनल ऑडिटर्स का काम यूज किया जा रहा है, और ऐसे 620 जहां पे एक्सपर्ट्स के काम को यूज किया जा रहा है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर एक्सपर्ट। और ऐसे 402 अगर आपको याद होगा जहां पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम को यूज किया जा रहा है, कि एक एंटिटी क्या करती है, काफी सारे एंटिटीज अपना काम आउटसोर्स कर देती है दूसरे एंटिटीज को, और जो काम आउटसोर्स करा होता है वो मटेरियल होता है। तो वो जो आउटसोर्स्ड एंटिटी है उसका हम लोग ऑडिट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसके जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो आउटसोर्स्ड एंटिटी है उसको नाम दिया गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो उसको नाम दिया जाता है यूजर एंटिटी। तो एज ए ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर का काम यूज करना पड़ता है, याद होगा आपको। टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट पढ़ते हैं हम लोग वहां पे, क्लियर है। तो यूजिंग अदर वर्क के कैटेगरी में 5 स्टैंडर्ड्स आता है सर, दिमाग में पहले ब्रीज कर लो, दिमाग में फिक्स कर लो। यूजिंग अदर वर्क के कैटेगरी में 5 स्टैंडर्ड आता है। ऐसे 299 आता है 200 की सीरीज में से, 300 की सीरीज में से कोई भी नहीं आता, 400 की सीरीज में से कोई भी नहीं आता, 500 की सीरीज में से कोई भी नहीं आता, 600 की पूरी सीरीज उसी के ऊपर बेस्ड है, 600 की पूरी सीरीज उसके ऊपर बेस्ड है यूजिंग अदर वर्क। 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, 610 इंटरनल ऑडिटर, 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट, और 402 यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है स्टैंडर्ड का, ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे भी बहुत आसान है, ऐसे 299 देखो 9 और 9 एक साथ जॉइंट है, 2 का मतलब एक साथ, और 9 और 9 जॉइंट है, तो ऐसे 299 क्या हो गया, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 600, 610, 620 एक फैमिली है, एक साथ है, 600 अदर ऑडिटर्स, 610 इंटरनल ऑडिटर्स, 620 एक्सपर्ट, खाली इतना रिपीट करोगे। 600 other auditors, 610 internal auditors, 620 expert, 600 other auditors, 610 internal auditors, 620 expert। अब आंखें बंद करके क्या करना है, रिपीट करना चालू कर देना है सर। 600 other auditors, 610 internal auditors, 620 expert, 600 other auditors, 610 internal auditors, 620 expert, 600 other auditors, 610 internal auditors, 620 expert, 600 other auditors, 610 internal auditors, 620 expert। एक बार याद कर लेता हूं, कम्युनिकेशन विद दो स्टार्स विद गवर्नेंस वाला सीरीज याद आ रहा है क्या? ऐसे क्या था वो, 260 कम्युनिकेटिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, और फिर 600, 610, 620, 600 अदर ऑडिटर्स, 610 इंटरनल ऑडिटर्स, 620 एक्सपर्ट्स। और दो स्टैंडर्ड और कौन से थे, हाँ 299, 2 और 99 वो साथ था, ठीक है, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और साथ में क्या था 402 दैट इज सर्विस एंटिटी। क्या था, सर्विस एंटिटी। ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है ना। उसके बाद जो अगला कैटेगरी है वो क्या है,
मीनिंग एंड रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, जहां पे आप प्लान करते हो और फिर आप रिस्क को असेस करते हो, प्लान करते हो, रिस्क को असेस करते हो। कभी भी ऑडिट में क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग जरूरी होता है। तो पहले हम प्लान करेंगे, प्लान के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है, ऐसे 300 है, खाली इतना याद रखो, ऑडिट प्लानिंग के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है, 300 है। सबसे पहले हम प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद क्या करेंगे, प्लान करने के बाद क्या करेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिटी को समझेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिटी को समझेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, एंटिटी को समझेंगे, और रिस्क को समझने के बाद रिस्पॉन्सेज डिजाइन करेंगे कि अपने को कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है या सब्सटेंसिव करना है। तो 300 ऑडिट प्लानिंग के लिए है। ऐसे 315 इज आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। और ऐसे 330 क्या है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स द असेस्ड रिस्क। तो 300 के अंदर मैंने प्लानिंग कर लिया, 315 में मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, 330 में मैंने रिस्पॉन्सेज डिजाइन कर ली। पहले आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि पूरा नाम याद हो जाए, पूरा नाम एक साथ याद करने के लिए जाओगे तो स्टार्टिंग से याद नहीं होगा। पहले लॉजिकली समझो, फ्लो बनाओ। 300 में प्लानिंग करूंगा, 315 में रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, 330 में रिस्पॉन्सेज डिजाइन करूंगा। क्या बोलोगे, 300 में प्लानिंग करूंगा, 315 में रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, 330 में रिस्पॉन्स डिजाइन करूंगा। क्या बोलोगे, 300 में प्लानिंग करूंगा, 315 में रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, 330 में रिस्क रिस्पॉन्सेज एसेस करूंगा। तो पहले लॉजिकल सीक्वेंस बना लो मन में कि 300 में प्लानिंग करनी है सर, 315 में रिस्क आइडेंटिफाई करना है, 330 में रिस्क को जो रिस्पॉन्सेज है वो मेरे को असेस करना है, और फिर मेटलिटी का ध्यान रखना है 320 के हिसाब से, और मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना है 450 के हिसाब से। तो इस तरीके से पहले कॉन्सेप्चुअल फ्लो मन में बना लो और कोशिश करो कि वो जो कॉन्सेप्चुअल फ्लो मन में बना है उसको आप बार बार रिपीट करते रहो, बार बार रिपीट करते रहो। मैं कहूंगा घर में बैठे आंख बंद करें, जिस तरीके से 51 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से पाप धुल जाते हैं, उसी तरीके से फ्लो को भी 51 बार पढ़ने से सारे पाप धुल जाएंगे और नंबर, नाम एंड नंबर याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं सर, प्लानिंग करने वाला हूं, प्लानिंग करने के बाद मैं इसको आइडेंटिफाई करने वाला हूं, मैं रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने वाला हूं, मेटलिटी का ध्यान रखूंगा, मिस स्टेटमेंट। तो अब बार बार फ्लो को ध्यान रखोगे। 300 में प्लानिंग करूंगा, 315 में रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, 330 में रिस्पॉन्सेज में असेस करूंगा, 320 में मेटलिटी, 450 में मिस स्टेटमेंट। पहले इस फ्लो को रिपीट कर लो 10 बार, उसके बाद अब नाम में फोकस करो, फुल नेम में फोकस करो, उससे पहले मत फोकस करो। दैट इज ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. As a 330 is auditors' responses to assess the risk, and as a 320 is materiality in planning and performing the audit, and 450 is evaluation of misstatements identified during the course of audit. ठीक है। 400 के स्टैंडर्ड की सीरीज में तो 2 ही स्टैंडर्ड है, जिसमें 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था और 450 मिस स्टेटमेंट के बारे में था। ऑलरेडी हमने पहले के ग्रुप्स में बना लिया है, डिस्कस कर लिया है, बट टू इंक्रीज द रिटेंशन मैंने दोबारा से 400 की सीरीज ले ली है कि 402 सर्विस एंटिटी के बारे में था, दैट इज यूजर एंटिटी के आप ऑडिटर हैं एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम यूज कर रहे हैं। एंड 450 क्या था सर, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। उसके बाद जो एक स्टैंडर्ड का सीरीज आता है दैट इज ऑडिट रिपोर्ट का सीरीज, कि अपने को क्या करना है, रिपोर्ट इशू करना है। एज ए ऑडिटर अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट इशू करना। ऑडिट का जो डेफिनेशन था वो क्या था, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है या तो मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, राइट। तो अब अगर आपको ये फ्लो दिमाग में बैठा लेना है कि देखो यार, ओपिनियन का मतलब या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है सर, या तो मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है। अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ऐसा 700 लगेगा। अगर मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ऐसा 700 लगेगा। अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर 705 लगेगा। अपने ऊपर लेके याद करो, सर मैं प्रैक्टिकली ऑडिट करने गया हूं, मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं, मेरे ऊपर ऐसा 700 लगने वाला है, और मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ऐसा 705 लगने वाला है। तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ऐसा 700 लगेगा, मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर ऐसा 705 लगेगा, मैं किसी चीज को एम्फसाइज करना चाहता हूं, किसी चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं तो 706 लगेगा, और अगर मैं की ऑडिट मैटर पैरा इंक्लूड करना चाहता हूं तो मेरे ऊपर 701 लगेगा। तो अपने ऊपर लो, अपने ऊपर विजुअलाइज करो कि अगर मेरे को ओपिनियन देना है, अगर मेरे को अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है और रिपोर्ट इशू करना है तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, ऐसा 700 लगेगा। अगर मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहता हूं तो 705 लगेगा, एम्फसाइज करना है तो 706 लगेगा, की ऑडिट मैटर 701 लगेगा। जैसे मैंने बताया, पहले आप फुल नेम पे बिल्कुल भी फोकस मत करो, पहले आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि अपने आप को सिचुएशन में लिया और कीवर्ड से कोशिश करा कि जो स्टैंडर्ड का नाम है और जो उसका कीवर्ड है वो याद हो जाए। कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करूंगा तो 700 लगेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करूंगा तो 705 लगेगा, एम्फसाइज करना चाहता हूं तो 706 लगेगा, की ऑडिट मैटर पैरा इंक्लूड करना चाहता हूं तो 701 लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो चीज होनी चाहिए। अब देखो, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये डिवाइड एंड रूल टेक्निक का ये है
कि अगर नॉर्मल तरीके से कोई चीज याद हो जाती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अगर किसी को नॉर्मल टेक्निक से याद हो गया है या आपको लगता है कि नॉर्मल टेक्निक से मुझे याद हो जाएगा, तो फिर आपको ज्यादा निमोनिक, ज्यादा शॉर्टकट, ज्यादा स्टोरीज में जाना नहीं पड़ता। और जो नॉर्मल टेक्निक से याद हो जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है। और नॉर्मल टेक्निक से याद नहीं होता तो फिर अपने को स्टोरीज तो यूज करना ही है ना। इसमें एक सीरीज का नाम मैंने और ले लिया था, दैट इज ऑडिट एविडेंस। अब याद रखना ऑडिट एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑडिट एविडेंस का सीरीज ऐसे 500, आप क्या याद रखोगे, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस का सीरीज है। आप क्या याद रखोगे सर, ऑडिट एविडेंस 500 का सीरीज है। और मेनली यहां पे आपको याद रखना है कि ऐसे 500 से लेके 520 याद करो ऑडिट एविडेंस। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 में पढ़ते थे। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, उसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन था, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स था, याद आया ना, उसमें दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन था। तो ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करता है, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करता है, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस की बात करता है, ऐसे 501 भी ऑडिट एविडेंस ही है, ऐसे 501 भी ऑडिट एविडेंस ही है, लेकिन वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में है। तो ऐसे 501 भी ऑडिट एविडेंस ही है, लेकिन वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में है। और 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में है, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में है। देखो याद नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए सिर्फ कीवर्ड दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड एंड रूल, फिर से कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इस सीरीज में कितने स्टैंडर्ड थे सर, 2 ही स्टैंडर्ड थे, 260 265। कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज, एक तो था कम्युनिकेटिंग टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और दूसरा था कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। यूजिंग अदर वर्क, तो 5 स्टैंडर्ड है, 299, 600, 610, 620, 402, जिसमें 600, 610, 620 सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं और ऐसे 299 एंड 402 अलग फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं, 600 अदर ऑडिटर्स, 610 इंटरनल ऑडिटर्स, 620 एक्सपर्ट। तो ऐसे 600 वाज यूजिंग द वर्क ऑफ एन अदर ऑडिटर्स, 610 वाज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड ऐसे 620 वाज यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। एंड ऐसे 299 वाज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे 402 इज ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, तो प्लान करूंगा 300 के अंदर, रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा 315 के अंदर, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद सब्सटेंसिव प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो रिस्पॉन्सेज है वो डिजाइन करूंगा 330 के अंदर। मैटलिटी का ध्यान रखना 320 के हिसाब से और 450 के हिसाब से मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करना है। तो ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 305 15 दैट इज आइडेंटिफाइंग and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. 330 is responses towards the assessed risk. 320 is materiality in planning and performing the audit. And 450 is evaluation of misstatements identified during the audit. जितना याद हो रहा है उतना याद रखते रहो। 400 की सीरीज में 2 ही स्टैंडर्ड थे, दोबारा से फोकस कर लेंगे। 402 दैट इज यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। फिर ऑडिट रिपोर्ट का जो सीरीज था, तो अपने को ओपिनियन देना है, ओपिनियन अनमॉडिफाइड देना है तो 700 लगेगा, मॉडिफाइड देना है तो 705 लगेगा। अगर ओपिनियन फॉर्म करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तो ऐसा 700 ही लगता है। तो ऐसा 700 का नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, राइट। ऐसा 700 का क्या नाम है सर, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेरे को ओपिनियन फॉर्म करना है और रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर स्टैंडर्ड का जो नाम है वो बड़ा है तो आप ब्रेकअप कर लो, पहले ओपिनियन फ्रेम करना है और फिर रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। 705 क्या है, मॉडिफाइड, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। हर जगह आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट वर्ड दिखाई देता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। 706 क्या है, एम्फसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ एंड अदर मेटा पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और 701 क्या है, की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर ऑडिट एविडेंस का जो सीरीज है 500, 501, 505, 520, 500 दैट इज ऑडिट एविडेंस, 501 दैट इज ऑडिट एविडेंस वंस अगेन बट स्पेसिफिक कंसीडरेशन इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, 505 इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, 520 इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल तरीके से, ये हो गया नॉर्मल तरीके से। अब थोड़ा सा देसी तरीका यूज कर रहे हैं, मॉडर्न तरीका यूज कर रहे हैं, रादर स्टोरी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अब देखना यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है यार, मजा आएगा आपको। ठीक है, अपने ऊपर आप ले सकते हो, अपने ऊपर स्टोरी विजुअलाइज कर सकते हो। मान लीजिए राम एक लड़का है एंड अगेन ही लव्स ए गर्ल, है ना, ऑब्वियस सी चीज है यार, लड़का लड़के से ही प्यार करेगा। तो राम एक बंदी से बहुत प्यार करता है एंड
वो प्यार कैसे हुआ, इकरार कैसे हुआ, उसका भी स्टोरी है, वो अभी आएगा कुछ देर में। बट ये याद रखो यार, राम एक लड़के से बहुत प्यार करता है, ही लव्स ए गर्ल। लड़कियां याद रख सकती हैं कि हाँ यार ठीक है मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, एंड लड़के याद रख सकते हैं कि ठीक है मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिमेंबरिंग दिस स्टोरी। हाँ, अपने घर वालों को मत दिखाना जाके देखो सर बिगाड़ रहे हैं, सिर्फ स्टोरी से याद करा रहा हूं आपको। तो ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है कि राम एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। राम का एक दोस्त है श्याम, राम का एक दोस्त है श्याम। होता है ना यार कि हर किसी का एक दोस्त होता है, पर्सनल बातें शेयर हो रही होती हैं। अब देखना प्रॉब्लम क्या हुआ यार, कि राम ने जब गर्लफ्रेंड बनाया था, राम ने जब गर्लफ्रेंड बनाया था तो राम की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। व्हेन राम मेड गर्लफ्रेंड ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन माइंड। क्या था, राम का बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था उसके मन में। हर किसी का होता है, ठीक है यार मैं दिन भर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग किया करूंगा, वो मेरे प्रोजेक्ट्स बना के दे दिया करेगी, और हम लोग घूमने जाया करेंगे, कॉफी शॉप जाया करेंगे, मूवीज जाया करेंगे, रात भर फोन में बात किया करेंगे। क्यों एक्सपेक्टेशंस क्यों था? क्योंकि राम ने देखा था कि यार उसका जो दोस्त है श्याम, उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो हमेशा राम को टाइम देती है, उसके लिए प्रोजेक्ट्स बना दिया करती है, मूवीज साथ में जाया करते हैं एंड एवरीथिंग। तो राम की भी एक्सपेक्टेशंस थी अपने दोस्तों को देकर। बट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में क्या होता है, फर्क होता है। तो यहां पे हुआ क्या, ऑन द कॉन्ट्ररी, यहां पे हुआ क्या, पता चला कि जो राम की गर्लफ्रेंड है उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है, उसके साथ मूवीज देखने नहीं जाती है, उसके साथ कॉफी शॉप में कॉफी पीने नहीं जाती है, उसका कोई काम नहीं करती है। ठीक है, या फिर लेट अस से, यहां पे एक और एग्जांपल ले रहा हूं। प्रीवियस ईयर के अंदर जो राम की गर्लफ्रेंड है वो राम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, राम को बहुत ज्यादा टाइम दिया करती थी, उसके साथ कॉफी हाउस में कॉफी पीने जाती थी, मूवीज देखने जाया करती थी, रात भर फोन में बात किया करती थी। लेकिन करंट ईयर में कहानी चेंज हो गया। करंट ईयर में क्या हो गया, कहानी चेंज हो गया। इस साल राम की गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है, राम से बातें नहीं करती है, रात को वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कहानी चेंज हो गई है। अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक तो राम का एक्सपेक्टेशन जो था उसके ऑपोजिट चीजें हो रही हैं। प्रीवियस ईयर में जो राम के साथ हो रहा था, अब करंट ईयर में चीजें अलग हो रही हैं, है ना। जो दोस्तों के साथ हो रहा है वैसा राम के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो दोस्तों के साथ हो रहा है वैसा राम के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहां पे राम को क्या होगा, यहां पे राम को होगा शक। यहां पे राम को क्या होगा, यहां पे राम को होगा शक। यार स्पेलिंग गलत होगा यार, तो इसको इग्नोर कर देना यार, हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा। तो राम को क्या हो रहा है, यहां पे शक हो रहा है, डाउट हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, मेरे को धोखा दे रही है। मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, मेरे को धोखा दे रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, राम को शक हो रहा है। फिर राम क्या कर रहा है पता है आपको, राम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और सच्चाई का पता लगाने का कोशिश कर रहा है। राम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सच्चाई का पता लगाने का पता कर रहा है। अब राम की गर्लफ्रेंड कहती है यार रात को मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है, जबकि पिछले साल राम की गर्लफ्रेंड पूरे रात उससे फोन में बात किया करती थी, चैट किया करती थी। अब राम पता क्या करेगा, रात को 3 बजे फोन करता है उसे। अगर फोन बिजी आ रहा है, अगर फोन उठा लिया उसने तो कोई बात नहीं यार, आई वाज रियली मिसिंग यू, सॉरी मैंने तुम्हें फोन कर लिया, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर ली। और अगर उसका फोन बिजी आ गया तो राम का जो शक है वो तो भैया अगले लेवल पे चला जाएगा। लेकिन अब पता राम क्या करेगा, अगर उसका फोन बिजी आ रहा है ना, तो राम वहां पे जिस पे उसको शक है, मान लो राम को श्याम पे शक है कि मेरा वो दोस्त ही है, कमीना दोस्त है जो मुझे धोखा दे रहा है, तो राम वहां पे श्याम को फोन मिला लेगा। अगर उसका भी फोन बिजी आ गया तो उसका शक अगले लेवल पे चला जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आपको पता है ये जो पूरा स्टोरी मैंने आपको सुनाया है ऑडिट के अंदर, इस चीज को हम एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। ये जो पूरा स्टोरी मैंने आपको सुनाया है ऑडिट के अंदर क्या कहते हैं सर, इस चीज को एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। जहां पे ऑडिटर क्या करता है सर, कंपैरिजन करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स के साथ। जो कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की थी, जो बजट्स बनाया था, उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है, प्रीवियस ईयर के फिगर को करंट ईयर के फिगर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। और अगर वहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, अगर वहां पे ज्यादा डिविएशन होता है, तो वहां पे ऑडिटर को क्या करना पड़ता है सर, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो उस टेक्निक का नाम क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर, कंपेयरिंग द प्रीवियस ईयर फिगर्स विद द करंट ईयर फिगर्स, कंपेयरिंग विद द इंडस्ट्री फिगर्स, है ना, कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स, एंड इफ देयर आर मेजर फ्लक्चुएशंस डूइंग द इन्वेस्टिगेशंस, तो उस टेक्निक को नाम क्या दिया गया है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स दिया गया है। तो यहां पे ये जो कहानी है ये क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, ऐसे 520। इतना याद रखना अभी के लिए। तो हुआ क्या था,
राम को शक हुआ अपनी गर्लफ्रेंड पे कि हाँ भाई ये मुझे क्या कर रही है, धोखा दे रही है। तो अब राम ने क्या किया, अब राम ने अपने दोस्तों को बोला, अब राम ने अपने दोस्तों को बोला, श्याम को बोला, बेटा श्याम एक काम कर, तू चेक करके बता, तू पता करके बता कि वो मुझे धोखा दे रही है कि नहीं। तो फिर सैंपल बेसिस में राम ने क्या किया, उसके बारे में पता लगाना शुरू किया सैंपल बेसिस में। अब दिन भर वो कहां जा रही है, क्या कर रही है, उसका तो पता लगाया नहीं जा सकता, लेकिन सैंपल बेसिस में चेक करना शुरू किया, कहां जा रही है, किससे बात कर रही है। तो सैंपल बेसिस में राम ने चेक करना शुरू किया, ठीक है, मतलब राम के बिहाफ में उसके दोस्त ने, श्याम ने। अब उसके बाद जब सैंपल बेसिस में श्याम ने चेक करना शुरू किया तो पता चल गया कि हाँ भैया वो तो फ्रॉड कर रही थी। तो अब ध्यान से सुनना श्याम ने राम को क्या बोला। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ था, उसके बाद सैंपल बेसिस में चेक करना स्टार्ट किया था। अब उसके बाद देखना, जब पता चला कि बंदी सचमुच धोखा दे रही है, तो देखना वहां पे श्याम ने क्या बोला, बोला बेटा राम तू एस्टिमेट बना ले, बेटा राम तू क्या कर ले, एस्टिमेट बना ले। क्या एस्टिमेट बना ले, कि तेरी रिलेटेड पार्टी, गर्लफ्रेंड कौन होगी, रिलेटेड पार्टी हो गई, कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे छोड़ के जाने वाली है। तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे कब छोड़ के जाएगी, आज नहीं, सब्सिक्वेंटली, बाद में जाएगी, जाएगी जरूर, सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है, सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है, ठीक है। तो पहले जब राम ने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्योंकि वो ऑडिटर था, उसको शक हुआ, तो उसने सैंपल बेसिस में चेक करना शुरू किया। तो फिर श्याम ने क्या बोला, बेटा राम तू एस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है। मतलब वो बंदा डिप्रेशन में आ जाएगा ना, यार जीऊं कि नहीं जीऊं, बस एक ही प्यार था, धोखा मिल गया मुझे। तो सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है, तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर किया, इन्वेस्टिगेट किया, पता चला फ्रॉड हो रहा है। तो उसके बाद मतलब क्या किया, उसने सैंपल बेसिस में चेक करना स्टार्ट किया। जब उसको शक हुआ, तो सैंपल बेसिस में चेक करना स्टार्ट किया। तो श्याम ने क्या बोला, बेटा राम तो एस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है। तो ऐसे 520 किसके बारे में है सर, एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में है। ऑडिट सैंपलिंग ऐसे 530 है, एस्टिमेट के ऊपर ऐसे 540 है, रिलेटेड पार्टी ऐसे 550 है, सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560 है और गोइंग कंसर्न ऐसे 570 है, जिसमें बाकी सारे स्टैंडर्ड्स के नाम तो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, प्यारे प्यारे से हैं, याद रखना बहुत इजी है। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, 530 ऑडिट सैंपलिंग, 550 रिलेटेड, 540 एस्टिमेट के रिगार्डिंग है, बस उसी का नाम याद करने में आपको पापर बेलना पड़ता है। 550 रिलेटेड पार्टीज है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, 570 गोइंग कंसर्न है। तो ये फ्लो दिमाग में बैठा लो, एक बार नहीं 11 बार रिपीट कर लो। अच्छा, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करा, शक हुआ तो सैंपल बेसिस में चेक किया, तो दोस्त ने बोला बेटा तू अभी से एस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है। तो अब इसे फ्लो बना लो, ठीक है। तो वो फ्लो दिमाग में बना लेना है, 11 बार रिपीट कर लेना है कि एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, सैंपल बेसिस में चेक किया, दोस्त ने बोला कि बेटा तू अभी से एस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520, सैंपल इज ऐसे 530, एस्टिमेट इज ऐसे 540, रिलेटेड पार्टी इज ऐसे 550, सब्सिक्वेंट इवेंट इज 560 एंड गोइंग कंसर्न इज 570, ठीक है। बस 540 के नाम पे मेहनत करनी है, दैट इज ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या कर रहे हैं, अपन ऑडिट कर रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। तो बस उस नाम पे मेहनत करनी है। अब उसके बाद राम ने क्या किया, अब राम को रिस्क रियलाइज हुआ कि हाँ भाई मेरा गोइंग कंसर्न खतरे में है, वो मुझे धोखा दे सकती है। तो राम ने उसको बोला कि तू मुझे रिटर्न में दे दे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे, लिख के दे दे कि तू मुझे धोखा नहीं देने वाली है, तू मुझे लिख के दे दे कि तू मुझे धोखा नहीं देने वाली है। तो यहां पे क्या हो गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहां पे क्या हो गया सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया, दैट इज ऐसे 580। अब उसके बाद राम परेशान है, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो ले लिया, उसने लिख के भी दे दिया कि ठीक है लिख के दे रही हूं भाई, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगी, लेकिन अभी मन को तसल्ली नहीं हो रही, बिकॉज शक का वो जो बीज है वो पैदा हो चुका है। तो अब राम क्या कर रहा है, अब राम बाकियों की हेल्प ले रहा है, अपने बाकी दोस्तों की हेल्प ले रहा है, अदर ऑडिटर्स की हेल्प ले रहा है, ऐसे 600।
इंटरनल ऑडिटर्स की हेल्प ले रहा है, ऐसे 610 ऑडिटर्स एक्सपर्ट की हेल्प ले रहा है, ऐसे 620। इनकी हेल्प लेकर राम को क्या करना है, ओपिनियन फ्रेम करना है इन 700 सीरीज। इनकी हेल्प लेकर राम को क्या करना है सर, ओपिनियन फ्रेम करना है इन 700 सीरीज। इनकी हेल्प लेकर राम को ओपिनियन फ्रेम करना है इन 700 सीरीज। अब राम ने सोचा था, राम की एक्सपेक्टेशन क्या थी, राम की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा इन ऐसे 700। राम की ओपिनियन ये थी कि अपने गर्लफ्रेंड के बारे में अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दूंगा इन ऐसे 700, लेकिन एक्चुअल में जो होता है दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस, राइट। एक्चुअल में जो होता है दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि हमारी क्लासेस के अंदर जो एक्चुअली आपने सोचा है वैसा ही आपको रिजल्ट मिले, तो हमेशा ऐसा नहीं होता यार, कभी कभी होता है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में यह हुआ कि राम को मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ रहा है इन ऐसे 705। लेकिन वो दिल है कि मानता नहीं, मॉडिफाइड ओपिनियन देने को हिम्मत नहीं हो रहा था, अरे यार मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। तो उसने क्या कर दिया, इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर पैरा में डाल के छोड़ दिया उस चीज को, ऐसे 706 के अकॉर्डिंग, और सोचा कि एक काम करता हूं की ऑडिट मैटर में डालने का सोच लेता हूं एज पर 701, लेकिन यार मॉडिफाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो फ्लो में आप क्या कर सकते हो, ये पूरी चीज को याद कर सकते हो। दैट इज पहले एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, फिर सैंपल बेसिस में चेक किया, फिर दोस्त ने बोला कि तो एस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है और तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आने वाला है, तो उसने WR ले लिया, अदर ऑडिटर्स का काम यूज करा, इंटरनल ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ओपिनियन सोचा था अनमॉडिफाइड एज पर 700 बट एक्चुअल में मॉडिफाइड एज पर 705, तो उसने क्या करा, इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर मैटर पैरा में डाल के काम चला लिया। अब जो भी हमने अभी तक याद किया है यूजिंग द डिवाइड एंड रूल टेक्निक, यूजिंग द स्टोरी टेक्निक, एक बार फटाफट देख लेते हैं, फटाफट। फिर लास्ट स्टोरी अपना एक ही बार में हमेशा के लिए याद करना है सर, इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यहां पे ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, 530 ऑडिट सैंपलिंग, 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, 550 रिलेटेड पार्टीज, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, 570 गोइंग कंसर्न, 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स, 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो अलग अलग ब्रेकअप हैं। 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, 706 इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्लियर है। उसके अलावा हमने 260 265 याद किया था, कम्युनिकेटिंग टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। हमने उसके बाद यूजिंग अदर वर्क का अलग से याद भी किया था, वैसे भी ऑडिट रिपोर्ट की सीरीज भी अलग से याद करी थी, एविडेंस का याद करा था, 50 ऑडिट एविडेंस, 501 भी ऑडिट एविडेंस है बट फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, फिर वो पूरा का पूरा स्टोरी चलता है। अब टाइम फॉर ए फाइनल स्टोरी, हाँ टाइम फॉर ए फाइनल स्टोरी। ऐसे 200 से 700 ऑडिटर का प्यार। अब ये जो स्टोरी है मैं आपको बताऊंगा, आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर सकते हो, मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं करने वाला। अब देखो सुनो, स्टार्टिंग में वो तो बात की बात है ना कि राम ने गर्लफ्रेंड बना ली, ऐसा शक हुआ, तो वो तो बात की बात है। स्टार्टिंग में जब राम ने प्यार करने का सोचा था कि मैं शादी कर लेता हूं, इस बंदे से प्यार करता हूं, इसको गर्लफ्रेंड बना लेता हूं, प्रपोज कर देता हूं। राम वाज थिंकिंग टू प्रपोज ए गर्ल, राम वाज थिंकिंग टू प्रपोज दैट गर्ल। तो उसने श्याम से पूछा, श्याम से एडवाइस लिया, बताओ भाई उस लड़की को प्रपोज करूं कि नहीं। अब ध्यान से सुनना श्याम ने क्या बोला। श्याम ने बोला, राम तू पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तू क्या कर ले, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तू इस कुएं में कूदना चाहता है या नहीं कूदना चाहता है। तू अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले कि तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तू इस कुएं में कूदना चाहता है या नहीं कूदना चाहता है। बिकॉज याद रखना, गर्लफ्रेंड बनाना मतलब लाइफ टाइम तेरा ऑडिट होने वाला है, शादी करना मतलब लाइफ टाइम तेरा ऑडिट करने वाला है, वो तेरे पीछे पड़ी रहेगी, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऑडिट करती रहेगी जिंदगी भर तेरा। तो तू पहले से डिसाइड कर ले अपने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद तू क्या कर, तुझे प्रपोज करना है ना, तो तू एंगेजमेंट लेटर तैयार कर ले, तू टर्म्स तैयार कर ले बेटा, शादी के बाद क्या होने वाला है तेरे साथ, तू टर्म्स तैयार कर ले अपनी, राइट। तो यू प्रिपेयर टर्म्स, यू प्रपोज हर, यू एंटर इनटू एन एंगेजमेंट लेटर विथ हर। तू अपना ऑब्जेक्टिव तैयार कर ले पहले, तुझे चाहिए क्या, तू मौत की कुएं में कूदना चाहता है या नहीं। उसके बाद तू एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले।
उसके बाद बेटा एक चीज का और ध्यान रखियो, अभी ना तू कहीं भी सड़क छाप कहीं भी रास्ते में जाता है और चाय उठा के पी लेता है, कॉफी कहीं से भी पी लेता है, कुछ भी खरीद लेता है, लेकिन एक बार बेटा वो तेरी लाइफ में आ गई ना, तुझे हर चीज में क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तुझे हर चीज में क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, चाय से लेके कपड़े से लेके हर चीज में तुझे क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखियो बेटा, तुझे उसकी हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करनी होगी, उसको क्या क्या चाहिए, क्योंकि अगर उसने तुझे 10 चीजें बता दी और तू एक भी चीज भूल गया ना बेटा, तो तेरी जिंदगी मुश्किल होने वाली है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर ले, तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद तो उसके साथ एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले, तो ये सोच लियो कि तुझे क्वालिटी का ध्यान रखना है और तू उसकी हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करेगा। और इतना सब कुछ करने के बाद भी याद रखियो, बच के रहियो, तेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, तेरे साथ धोखा हो सकता है। कंसिडर द फ्रॉड। और बेटा अगर तू शादी करने का सोच रहा है तो सारे लॉज रेगुलेशन फॉलो कर लियो, प्रॉपर कोर्ट मैरिज करियो, प्रॉपर सर्टिफिकेट ले लियो, बिकॉज यू नो आज के टाइम में कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। तो फॉलो द प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन। तो पहले अपने ऑब्जेक्टिव का ध्यान रख ले, उसके बाद तू उसके साथ एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले। ये ध्यान रखना कि तुझे क्वालिटी कंट्रोल का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करके रखनी होगी, तेरे साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है, तुझे लॉज एंड रेगुलेशन क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है राइट, अगर वो तेरे इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करती है, तेरे इंडिपेंडेंस में थ्रेट अराइज करती है, तो दादाजी को कम्युनिकेट कर देना। दादाजी यानी दोस्त शासित गवर्नेंस, दादाजी को कम्युनिकेट कर देना। कहीं भी कंट्रोल में डेफिशिएंसी दिखाई देती है, सावधान इंडिया देखते ही हो आजकल, तो दादाजी को कम्युनिकेट कर देना। तो पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर ले, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रख लियो, डॉक्यूमेंटेशन कर लियो, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट कर लियो। लेकिन सोच के रहना फ्रॉड हो सकता है तेरे साथ, तुझे लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और दिक्कत आती है तो दोस्त शासित गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर लेना। अब याद रखना, तुझे साथ में मिलकर जिंदगी जीनी है, तुझे ज्वाइंटली जिंदगी जीनी है। पहले वाली जिंदगी खत्म हो गई तो समझ ले राम, समझ ले, सोच ले, मौत के कुएं में कूदना है कि नहीं, बोलो साथ में। तो सबसे पहले क्या बोला बेटा राम, तो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर ले, मौत के कुएं में कूदना है कि नहीं। तू अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर, मौत के कुएं में कूदना है कि नहीं। फिर तू एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले, फिर तू ये सोच लेना कि क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी सारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करके रखनी होगी लिख के, और तेरे साथ फ्रॉड भी हो सकता है, लॉ रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, दोस्त साथ विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है कुछ भी दिक्कत हो तो, और ज्वाइंटली तुम लोग को अपनी जिंदगी निभानी है। ये चीज आपके माइंड में फ्लो बनना चाहिए। कम से कम 11 बार रिपीट करोगे, 10 दोस्तों को जाके ये स्टोरी बताओगे। तुझे पता है मेरे एक दोस्त की कहानी है, मैंने उसको समझाया था बेटा पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच ले, एंगेजमेंट लेटर एंटर कर ले, डॉक्यूमेंट क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रख ले, डॉक्यूमेंट कर ले, फ्रॉड ना करियो, लॉज रेगुलेशन फॉलो कर ले, और कुछ भी दिक्कत हो तो दोस्त गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देना। तेरे को ज्वाइंटली जिंदगी निभानी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडवाइस दैट द श्याम गिव टू राम। ऐसे 200 सीरीज, ठीक है ना, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। उसकी इंडिपेंडेंस खत्म होने वाली है, इसलिए बोला था राम को बेटा तू आज इंडिपेंडेंट है, शादी के बाद बर्बाद हो जाएगा, तेरी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। सोच ले, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 260 communicating those charges governance, and 265 communicating deficiencies in internal control system to those charges governance, 299 joint audit of financial statements। ठीक है, तो अब राम सोच में पड़ गया क्या करूं। अब राम क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है। श्याम कह रहा है बेटा प्लान कर, प्लानिंग कर, रिस्क आइडेंटिफाई कर, शादी के बाद तेरे साथ क्या क्या हो सकता है, तेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, प्लान कर, रिस्क आइडेंटिफाई कर, अपनी मेंटलिटी का ध्यान रख ले, तो कितना बर्दाश्त करेगा, कितना टोका टोकी बर्दाश्त करेगा, और अकॉर्डिंगली आज से डिसाइड कर ले कि तेरा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। कल को जब वो तेरे इंडिपेंडेंस के साथ थ्रेट अराइज करेगी, कल को जब धोखा होगा तेरे साथ, तेरा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। बेटा प्लान कर, रिस्क आइडेंटिफाई कर, मेंटलिटी का ध्यान रख ले, रिस्पॉन्सेस डिजाइन कर ले। तो बेटा श्याम ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, right, through understanding the entity and its environment, ऐसे 320 metality in planning and performing the audit, and ऐसे 330 responses towards the assessed risk। अब राम सोच में पड़ गया क्या करूं, कैसी मुश्किल है। अब राम ने क्या किया, राम ने बोला डिटेक्टिव एजेंसी की सर्विस यूज करूंगा, किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम यूज करूंगा, डिटेक्टिव एजेंसी की सर्विस यूज करूंगा, राइट। तो ऐसे 402 ऑडिट का जो अगला स्टैंडर्ड है, ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और उसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आप काम करो, सारे के सारे मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करो, जो भी अगर कुछ मिस स्टेटमेंट्स हैं, जो भी गलतियां हैं, आप उसे क्या करो, इवैल्यूएट करो।
उसने सर्विस एंटिटी को बोला कि आप एविडेंस लेना, बिना एविडेंस लिए मेरे पास नहीं आना, आप बिना एविडेंस लिए उसके बारे में कुछ भी बोलोगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप एविडेंस लेना। आप जाकर फिजिकली वेरीफाई करना वो कहां जा रही है, किससे मिल रही है। तो अब क्या हुआ, अब वो जो सर्विस एंटिटी है वो काम में लग गई, उसने मिस स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट किया, उसने एविडेंस लिया, वो फिजिकली वेरीफाई करता था सर्विस एंटिटी कि जाकर कि वो गर्लफ्रेंड उसकी कहां जा रही है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में बैठी है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी लिया करते थे किसके साथ बैठी है। और आपको पता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सर्विस एंटिटी को हायर किया गया, नॉट फॉर ए डिटेक्टिव केस, नॉट फॉर ए क्रिमिनल केस, ये पता करने के लिए कि गर्लफ्रेंड धोखा तो नहीं कर रही। वो जो सर्विस एंटिटी है जिसको हायर किया गया था वो उसका इनिशियल असाइनमेंट था, पहला असाइनमेंट था। वो जो सर्विस एंटिटी है जिसको हायर किया गया था वो उसका इनिशियल असाइनमेंट था, पहला असाइनमेंट था। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखा, एसेट 200 ऑब्जेक्टिव, एसेट 210 दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट राइट। 220 क्या था, क्वालिटी कंट्रोल। फिर डॉक्यूमेंटेशन किया, सारी रिक्वायरमेंट को क्या करा सर, डॉक्यूमेंटेशन किया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक काम करते हैं यार, यहीं से रेफर कर लेते हैं, टाइम बचेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखा, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, टर्म्स एंटर कर लिया, उसने सोचा एंगेजमेंट लेटर एंटर करूं कि नहीं करूं, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सारी बातें अब माननी होगी बेटा जिंदगी भर। फिर बोला कि बेटा क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले जैसे काम नहीं चलेगा, ऐसे 220। हर एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कर लियो, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फ्रॉड भी हो सकता है तेरे साथ, तुझे भी फ्रॉड नहीं करना है, ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉज रेगुलेशन फॉलो कर लेना बेटा, ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर लेना, दिक्कत हो तो ऐसे 260 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दो चार्जेस गवर्नेंस 265। जॉइंटली अब तेरे को जीवन निभाना है 299। फिर क्या किया, राम ने प्लान करना स्टार्ट किया, ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। 320 मेटल इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। सर्विस एंटिटी के काम को यूज किया। 402 ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस एंटिटी ने मिस स्टेटमेंट्स इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया। 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। फिर एविडेंस लेने के लिए बोला तो सर्विस एंटिटी एविडेंस लेने में जुट गई, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस लेने के लिए फिजिकली वेरिफिकेशन किया, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, जिसमें तीन चीजें हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन है, लिटिगेशन है, क्लेम है। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना स्टार्ट किया 505, और वो उनका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट था, पहला ऑडिट एंगेजमेंट था। 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। 520 से फिर वो कंपैरिजन वाली चीज स्टार्ट होती है, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग। फिर दोस्त ने बोला बेटा तो एस्टिमेट बना ले कि तेरे रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जा सकती है, तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है, WR ले लिया। तो 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 ऑडिट सैम्पलिंग, 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, 550 रिलेटेड पार्टीज, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, 570 गोइंग कंसर्न, 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर की, तो अदर ऑडिटर का काम यूज करा, 610 इंटरनल ऑडिटर, 620 एक्सपर्ट। सोचा था 700 के अंदर अनमॉडिफाइड ओपिनियन बनाएगा, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, लेकिन बनाना पड़ गया मॉडिफाइड opinion। 705 modification to the opinion in the independent audit financial statement, लेकिन जी नहीं मान रहा था तो उसने emphasize कर दिया। 706 emphasis of matter paragraph in the independent auditors report। 701 इसकी audit matter। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि उसने कंपेयर किया, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन किया। अगर वो कंपेयर नहीं करता तो कभी उसके मन में शक पैदा नहीं होता, कभी वो सैम्पलिंग नहीं करता, कभी एस्टिमेट नहीं बनता, कुछ नहीं होता। तो 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। और फाइनली लास्ट में स्टैंडर्ड है 720 ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। So we have used all the techniques। डिवाइड एंड रूल टेक्निक से याद करने का कोशिश करा, स्टोरी टेक्निक से याद करने का कोशिश करा। वी हैव यूज्ड ऑल द टेक्निक, डिवाइड एंड रूल टेक। अब देखना टोटल अभी तक कितना टाइम हो गया यार, 45 मिनट्स का हमारा क्लास हो गया, जिसके अंदर इफेक्टिव स्टडी 45 मिनट्स का होगा। लेकिन अब आपका होमवर्क क्या है, डेली बेसिस में आपको रिकॉल करना है, रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना है। अब रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, फटाफट देखते हैं कितना टाइम लगेगा रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने में। पहले डिवाइड एंड रूल टेक्निक यूज, अब क्या होगा, डिवाइड एंड रूल टेक्निक ना अब आपको रिकॉल वैल्यू में यूज नहीं करना। डिवाइड एंड रूल टेक्निक इनिशियली यहां के लिए था कि आपके लिए थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ आप। अब आपको सीधा स्टोरी में जाना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को समझा, फिर एंगेजमेंट लेटर, फिर क्वालिटी कंट्रोल था, फिर डॉक्यूमेंटेशन था, फिर फ्रॉड था, लॉज रेगुलेशन फॉलो करना था, और दो सर्विस गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना था, जॉइंटली साथ निभाना था। मतलब 200 का सीरीज हो गया। तो ऐसे 200 वाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 210 वाज एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 220 is quality control for an audit of financial statement. 230 is documentation. 240 is auditors responsibilities in relation to fraud in an audit of financial statement. 250 is consideration
consideration of laws and regulation in an audit of financial statement. 260 is communicating to those charges governance. 265 is communicating deficiencies in internal control to those charges governance. 299 is responsibility of joint audits. 200 का सीरीज हो गया, खाली वो स्टोरी को दिमाग में रखना है और फिर वो पूरी सीरीज रिपीट हो गई। फिर उसने बोला पहले प्लान कर लेता हूं, फिर रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता हूं, मेटलिटी का ध्यान रख लेता हूं, रिस्पॉन्स कर लेता हूं। तो 300 इज प्लानिंग, 315 इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। 320 मेटलिटी इन प्लानिंग परफॉर्मिंग द ऑडिट। 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स। सर्विस एंटिटी के काम को यूज किया। 402 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मिस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया। 450 एविडेंस लिया 500, स्पेसिफिक कंसिडरेशन 501, कंफर्मेशन लिया 505 और 510 इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट था। फिर 520 से वो एनालिटिकल प्रोसीजर कंपैरिजन की कहानी शुरू हो गई। 530 सैम्पलिंग, 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, 550 रिलेटेड पार्टीज, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 गोइंग कंसर्न, 580 WR। फिर उसके बाद आरआर ऑडिटर्स का काम यूज करा, इंटरनल ऑडिटर एक्सपर्ट 610, 620 और फिर 700 का सीरीज। तो भैया जिसको डिवाइड एंड रूल टेक्निक से याद करना है, डिवाइड एंड रूल टेक्निक से याद करो, और जिसको लव स्टोरी यूज करनी है तो आप ये पूरा लव स्टोरी टेक्निक से यूज करो। इट्स अप टू यू टोटली, आई हैव गिवन यू एवरीथिंग। तो होपफुली यू हैव गॉट बेनिफिटेड बाय दिस। आपको होमवर्क ये है, अब आप देखोगे टाइम कितना लगा, मुश्किल से 2 मिनट लगता है यार। अगर आप एक बार हैबिचुएटेड हो जाओ ना तो मुश्किल से आपको दिन में 2-3 मिनट देना है, वो स्टोरी को एक बार दिमाग में रखना है, एक बार रिपीट वैल्यू क्रिएट करनी है। पहला दिन 5 मिनट लगेगा, दूसरा दिन 4 मिनट लगेगा, तीसरे दिन से 2 मिनट लगेगा। और अगर 5 मिनट आपको स्टैंडर्ड्स में लग रहा है, 5 मिनट आपको कंपनी ऑडिट में लग रहा है, टोटल मिला के मान लीजिए 15 मिनट लग रहा है। अगर आपको 15 मिनट भी लग रहा है और अगर आप एक हफ्ते तक ये जो स्टैंडर्ड्स और कंपनी ऑडिट की मैंने टेक्निक्स दी है, अगर आप एक हफ्ते तक लगातार इसको रिपीट करोगे तो एक हफ्ते के बाद ये आपके खून में बस चुका होगा, आप कभी भूल नहीं पाओगे। फिर हफ्ते में एक दिन कर लेना, काम चल जाएगा। तो क्या 15 मिनट हम दिन का नहीं दे सकते टू इंश्योर कि अपने को सारे स्टैंडर्ड्स के नाम नंबर याद हो जाए और कंपनी ऑडिट के सेक्शंस विद सबसेक्शन याद हो जाए? क्या 15 मिनट दिन का नहीं दे सकते? दे सकते हैं, और आज से देंगे, हर कोई देगा, कमिटमेंट है आपको। मैं फालतू का मेहनत नहीं कर रहा हूं, अगर आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरी ये मेहनत बेकार है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी सपोर्ट करेंगे, आप भी चीज़ें याद करेंगे, आप भी एग्जाम में ऐसा लिख के आएंगे और चीज़ें याद रखेंगे, डेली बेसिस में कमिटमेंट देंगे, अपना प्यार देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बहुत सारा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ ऑडिट में 70+ लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।